फ़िक्र हो रही है उसकी। उसकी बेबी डॉल ने खाना भी नहीं खाया होगा। वो किस हालत में होगी अभी? कोई उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? विक्रम कुछ नहीं कर सकता था। उसके दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही चल रही थी। इतना कभी भी वो उलझा नहीं था किसी चीज में। उसने कभी किसी की इतनी परवाह ही नहीं की है। लेकिन उसकी बेबी डॉल आखिर है कहाँ पर, और उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है, जिससे विक्रम को और भी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मोटू, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही मेरी बाहों में होगी और हम साथ होंगे। ड्राइवर अपने बॉस को इतना परेशान एक लड़की के लिए देखकर उनसे पूछना चाहता था कि आखिर बॉस को ये लड़की इतनी ज्यादा परेशान करती है, फिर भी आप इसे अपने साथ क्यों रखते हैं? और इसके लिए ही आपने अपनी ये हालत बना ली है कि कुछ भी नहीं खाया है। 2 दिन होने को आ गए हैं। विक्रम सुबह से शाम तक उसको ढूंढ रहा था। उसे न जाने कहाँ कहाँ से कॉल आ गया था। सब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अपनी बेबी डॉल को ढूंढने के लिए विक्रम कुछ भी कर सकता है। मोटू, तुमने कुछ खाया? विक्रम उस पिक को देखते हुए उससे सवाल करता है, और बदले में उसे जब जवाब नहीं मिलता है तो विक्रम फोन को कसकर पकड़ लेता है। उसका बॉस पूरी तरीके से पागल हो चुका है इस लड़की के पीछे। क्या हालत बना लिया इन्होंने अपनी, कपड़े तक चेंज नहीं किए हैं। विक्रम के बाल भी बिखरे हुए थे। वो कोई आवारा आशिक लग रहा था। एक लड़की उसके बॉस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मिस्ट्रेस की कौन इतनी फिक्र करता है और दीवानों की तरह उसे ढूंढता है? फना गुस्से से उस डार्क आईज वाले आदमी को चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? अपना ये डार्क फेस लेकर, कैसी राक्षस जैसी आंखें हैं तुम्हारी? कब से मुझे घूर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? तभी उस आदमी ने गुस्से से फना के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए बोला, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। एक मिस्ट्रेस होकर फड़फड़ा तो ऐसी रही हो जैसे किसी की रानी हो तुम। तभी फना गुस्से से उस आदमी के हाथ को चबा लेती है, जिससे वो आदमी उसे देखने लग जाता है। फना अपना पूरा जोर लगाकर उसे काट रही थी, लेकिन अचानक से उस आदमी को गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन हंसी आ जाती है। फना के मोटे मोटे गालों को देखकर जैसे उसे किसी की याद आ जाती है। वो आदमी तो एकटक फना को देख रहा था, लेकिन इससे अनजान फना अपनी आंखें बंद कर अपना पूरा जोर लगाकर उसे काटने में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि ये आदमी दर्द से चिल्ला चिल्ला कर ही मर जाए। लेकिन जब उसे 5 मिनट तक इस आदमी की चीखें नहीं सुनाई देती है, तो वो अपनी आंखें खोलकर उसे सर उठाकर देखती है। वो शख्स तो बस उसे अपनी टकटकी लगाए आंखों से देख रहा था, जिससे फना कांप सी जाती है। और वहीं वो आदमी जैसे चेहरे को देखते हुए सोचने लग जाता है कि छोटा सा बच्चा पाल रहा है वो विक्रम भारद्वाज। ये लड़की किसी की मिस्ट्रेस कैसे हो सकती है? ये तो अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है। इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में है? ये जिस आदमी के सामने खड़ी है, वो इसे अभी जान से मार सकता है। उसके बावजूद भी उस पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही है। फना गुस्से से बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, राक्षस अंकल? फना ने जैसे ही उसे अंकल कहा, एक बार फिर से उस आदमी के अंदर किसी मॉन्स्टर की स्पिरिट आ जाती है और वो गुस्से में फना को उठा लेता है, जिससे फना एक पल के लिए तो डर ही जाती है और उसका सर घूम जाता है। वो आदमी जैसे ही उसे डांटने वाला था या उस पर चिल्लाता, उससे पहले ही फना उसके ऊपर उल्टी कर देती है। फना जैसे ही उसके ऊपर उल्टी करती है, वो आदमी का दिमाग पूरा ही हिल जाता है और वो फना को बेड पर बैठाता है और खुद कमरे से बाहर चला जाता है। वही फना भी उठकर बाथरूम में चली जाती है और वहां पर जाकर वो अपना मुंह धोती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। एक बार भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे विक्रम की बहुत याद आ रही थी। फना खुद को मिरर में देखती है, तभी उसे अपने पीछे विक्रम खड़ा दिखाई देता है। फना जोर से चिल्लाती है, सर! और वो मुड़कर पीछे जैसे ही देखती है, विक्रम गायब हो जाता है, जिससे फना अपना मुंह अपने हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। फना विक्रम को बहुत मिस कर रही थी। हालांकि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, पर विक्रम की वजह से ही तो वो इस मुसीबत में है। सबको लगता है कि वो विक्रम की गर्लफ्रेंड है।
ऐसा तो है भी नहीं और एक मिस्ट्रेस की इतनी वैल्यू नहीं होती है। फिर भी सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो खुद से ही सवाल करती है, लेकिन जवाब जाहिर तौर पर उसे सिर्फ विक्रम दे सकता था। फना तो अपने सोचने समझने की कैपेबिलिटी भी खो बैठी थी। तभी अचानक से फना के बाथरूम के दरवाजे पर नॉक होता है। कांच की गुड़िया, बाहर आओ। फना के कानों में जैसे ही ये एक मर्दाना आवाज जाती है, तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। अगर मैं अंदर हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही कर रही होगी ना। अब तुम्हें अंदर आकर देखना है क्या कि मैं क्या कर रही हूं। वो गुस्से में उस किडनैपर को जोर से डांट देती है, जिससे बाहर खड़ा वो डार्क आईज वाला आदमी भी हैरान हो जाता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत, इसने मुझे समझकर क्या रखा है। वो जोर से दरवाजे पर मुक्का मारता है। वही फना खुद को मिरर में देखते हुए चिल्लाती है, अब दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाओगे क्या? तुम कोई स्पाइडरमैन हो या फिर आयरन मैन हो? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या कि एक लड़की बाथरूम में है तो वो कुछ अर्जेंट काम कर रही होगी। ये मुझे मैनरलेस बोल रही है, इसकी तो मैं जबान काट दूंगा। फना ये सुन लेती है, क्योंकि फना के कमरे में साउंड प्रूफ सिस्टम नहीं था, जिस वजह से सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। फना गुस्से से बोली, तुम जाकर पहले किसी लड़की से मैनर्स सीखो, तुम्हें डील करना नहीं आता है। डार्क आईज वाला आदमी काफी देर तक दरवाजे को घूरता है और उसके बाद बेड पर जाकर बैठ जाता है। फना को खाना खिलाना जरूरी है, क्योंकि ये लड़की जानबूझकर नाटक कर रही है। खाने के अंदर ड्रग्स मिले गए थे। फना अगर उन खाने को खाएगी नहीं तो फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश कर सकती है। इस बच्चों को शांत रखने के लिए उन्हें ये करना जरूरी है। फना ने उसके आदमियों को वहां से मारकर भगा दिया था और वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसने विक्रम भारद्वाज की इस कांच की गुड़िया को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। फना करीबन 1 घंटे बाद बाथरूम से बाहर आती है और वो बेड की तरफ देखती है तो किडनैपर वहीं पर बैठा हुआ था। अंकल, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी रात तक तुम एक लड़की कमरे में क्या कर रहे हो? फना के सवाल पर उसके किडनैपर ने गुस्से से कहा, शट अप, यू डम गर्ल। हु, ब्लडी किडनैपर। फना ने आंखें छोटी करके कहा। फिर उस किडनैपर को इग्नोर करते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती है और बोली, इस कमरे में करने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम मुझे बुक्स लाकर दे दो, मैं पढ़ लूं। तभी उस किडनैपर ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें सेवा करने के लिए लेकर नहीं आया हूँ। तुम किडनैप हुई हो तो तुम्हें डरना चाहिए। तुम ऑर्डर कैसे दे रही हो? अंकल, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। आपको सुनाई कम देता है क्या? बढ़ती उम्र के साथ आप बहरे भी होने लगे हैं, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए खुद को। आपने अगर मेरा किडनैप किया है, तो यहाँ पर आकर बार बार मुझे खाने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुमने खाने में कुछ मिलाया है। मैंने अक्सर किडनैपर को यही करते हुए देखा है। तुम जानबूझकर नशीला पदार्थ मिलाकर रखते हो ना, ताकि मैं उसे खाकर बेहोश हो जाऊं और उसके बाद तुम लोग अपना काम कर सको। तुम लोग मेरी डील तो नहीं करने वाले ना? किडनैपर हैरान हो जाता है, इस लड़की के पास तो दिमाग भी है। उसने तो ऐसे कम आंक लिया था। ये तो बहुत आगे तक सोचकर बैठी है, बस उसकी शक्ल भोली है। फना बालकनी की तरफ जाने लग जाती है। तभी वो आदमी गुस्से से उठता है और बोला, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम छन छन करती हुई यहाँ से जा रही हो। तभी फना बोली, तुमने दरवाजा लॉक कर दिया है और अंकल आपको देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल भी हॉट नहीं हो। आपके चेहरे पर झुर्रियां देखकर मुझे लगता है जैसे मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ। फना का बार बार उसे अंकल बोलना उसे आदमी को इतना ज्यादा खल जाता है कि वो गुस्से में फना को पीछे से उठा लेता है और फिर उसे लेकर बालकनी में आ जाता है और उसे बालकनी से लटका देता है और बोला, क्या बोल रही थी तुम? अब दोबारा बोलोगी अंकल? फना का सिर घूम जाता हूँ। डर की वजह से उसकी सारी हवा निकल जाती है और वो रोना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ अंकल, अभी मेरी उम्र क्या हुई है? मैं तो आपके बच्चे जैसी हूँ ना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सो यू विश कांच की गुड़िया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
मरने का इतना शौक है ना तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे छोड़ो मत। अगर मैं गिर जाऊंगी तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। फना घबराते हुए बोलती है और उसका सिर चक्कर आने लग जाता है। तुम बार बार अंकल किसे बोल रही हो? तुम्हारी उम्र की मेरी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। अंकल, आप छोटे बच्चों को डेट करते हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? बढ़ती उम्र के साथ तो आपकी ठरक भी बढ़ती जा रही है। बुढ़े होते जा रहे हो, लेकिन फिर भी इतनी छोटी लड़कियों को आप डेट करते हो। आप तो बड़े कमीने के इंसान निकले। इस पर वो आदमी दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, तो तुम्हें मरना है। ओके, गुड बाय। जैसे ही वो फना को छोड़ने वाला था, वो चिल्लाने लग जाती है, सॉरी अंकल, अगर तुमने एक बार और अंकल कहा तो वाकई में तुम अपाहिज हो जाओगी, या हो सकता है कि गिरने के बाद तुम्हारी आंतें बाहर निकल जाएं और तुम्हारे सिर से खून फव्वारे की तरह चारों तरफ फैल जाए और तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी बाहर आ जाएं, जो दूर पड़ी तुम्हें देख रही हो। ये सुनकर तो फना का एक पल के लिए तो दिल ही बाहर आ जाता है और वो रोने लग जाती है। अंकल, अभी उसने इतना ही कहा था कि वो एकदम से चुप हो जाती है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी दोबारा अंकल। विक्रम भारद्वाज भी तुम्हें डेट कर रहा है। तुम कितनी छोटी हो, उसके बावजूद भी उसके साथ फिजिकल होती हो। फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो अंकल है। मुझ में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। कौन विक्रम भारद्वाज? मैं उसे नहीं जानती हूँ। फना बिगड़ते हुए बोलती है, तुम मुझसे बहस करोगी? जैसे ही वो फना को छोड़ने वाला होता है, वो वापस से चिल्लाने लग जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है और अपनी जीभ बाहर निकालती है जैसे वो मर गई हो, जिससे वो आदमी आंखें छोटी कर फना को देखता है। ये लड़की तो एक नंबर के ड्रामा क्वीन है। उसे फना की हरकत पर उसे हंसी आ जाती है और वो फना को घूर घूर कर देखता है। करीबन 5 मिनट हो गए थे। फना को ऐसे वो उसे ऊपर भी नहीं खींच रहा था, जिससे फना के हाथ कांपने लग जाते हैं। लेकिन वो अपनी एक्टिंग बंद नहीं करती है। किडनैपर ने फना को ऊपर उठाया और उसके बाद उसे उतार देता है। फना के तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तभी वो आदमी गुस्से से बोला, नाटक बंद करो, मरी नहीं हो तुम। अभी तुम्हारी सांसों की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है। उसने ऐसा कहा ही था कि फना जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और दुम दबाकर अंदर भाग जाती है। वो बेड के ऊपर कूदकर चढ़ जाती है और अपना मुंह पिल्लों के अंदर छुपा लेती है। ये देखकर वो आदमी अपना सर ना में हिला देता है। विक्रम भारद्वाज इसे झेलता कैसे होगा? क्या ये उसका भी दिमाग इतना ही खाती है? उसके बाद वो खुद को ग्लास में देखता है। वो कहीं से भी अंकल नहीं लगता। उसके चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं है। वो तो अभी सिर्फ 32 साल का है और ये कांच की गुड़ियां उसे अंकल बोल रही हैं। वो अंदर आता है। इस बच्चे को संभालते हुए वो कितना ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपना फोन निकालता है और चेक करता है। उसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है, जिससे वो कमरे से बाहर चला जाता है और फना को कमरे में लॉक कर देता है। वहीं फना धीरे से उठकर बैठ जाती है और फिर विक्रम को याद करने लगती है। उसने जब सुना था कि विक्रम उसे ढूंढ रहा है, तो फना के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अगर आप मुझे ढूंढ रहे हो, तो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं मेरे पास? इंडिया में तो आप मुझे सेकंड में ढूंढ लेते थे और एक भूत की तरह पहुंच जाते थे हर जगह पर। विक्रम भारद्वाज इस तरफ ड्रिंक कर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फना उसे नहीं मिल रही थी, जिसे विक्रम भारद्वाज बेचैनी के साथ साथ अब तड़पने लगा। वो अपनी बेबी डॉल के गम में डूब रहा था। उसका मोटू बच्चा गायब हो गया है। अभी जरूर रो रही होगी और उसका इंतजार कर रही होगी कि वो आ रहा होगा। आज विक्रम को अपनी कामयाबी पर शर्म आ रही थी। जब वो अपनी मोटू को वापस नहीं ला सकता, तो ये सब किस लिए है? विक्रम के हाथ में जीपीएस था, जो उसने फना की बॉडी में इंजेक्ट किया था। लेकिन जिस दिन फना पानी के अंदर डूब गई थी, उस दिन ये जीपीएस उसके कान के पीछे से निकल गया था, जिस वजह से विक्रम को फना को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो जीपीएस विक्रम ने स्पेशली फना के लिए ही बनवाया था कि फना कहीं पर भी जाएगी, विक्रम को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी था और कहीं ना कहीं उस पर नजर रखने के लिए भी, कि वो उससे दूर ना जा पाए।
लेकिन जिस दिन फना पानी के अंदर गिरी, उस दिन आधे घंटे पानी में रहने की वजह से जीपीएस में प्रॉब्लम आ गई थी। फना जब रात में सो गई थी, तो विक्रम ने उसे निकाल दिया था। उसे लैबोरेटरी भेज दिया था ताकि इसे वापस ठीक किया जाए। विक्रम उस जीपीएस को अपने हाथ में पकड़कर रिग्रेट कर रहा था, आज पहली बार अपने डिसीजन पर। उसे एक्स्ट्रा बनवा कर रखना चाहिए था और फना की बॉडी में 3-4 जगह पर इसे इंजेक्ट करना चाहिए था, जिससे उसकी बेबी डॉल एक तो कभी दूर ही नहीं जा पाती और कभी मुसीबत में नहीं पड़ती। ये सब कुछ विक्रम की वजह से ही हुआ था। विक्रम जानता है उसकी बेबी डॉल को टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। मेरा मोटू बच्चा, तुम जो कोई भी हो, अगर उसे हाथ लगाया तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। एक बार बस मुझे मिल जाओ, उसके बाद तुम्हारी 7 पुश्तें भी कांपेगी। विक्रम अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था और उसमें अपनी मोटू की फोटोज को देखकर उन पलों को याद कर रहा था जो उसने अपने मोटू को दिए थे। ये झूठ है सर, आप मुझे ढूंढना ही नहीं चाहते हो, वरना अभी तक मुझ तक पहुंच चुके होते। आप इंडिया में तो आप कहीं पर भी आ जाते थे और यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी आपकी बीवी है। आप मुझे क्यों बचाने आओगे, मैं लगती है क्या हूँ आपकी? फना रोते हुए खुद से ही बोलती है। मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ, एक मिस्ट्रेस के लिए आप थोड़ा ना इतना ज्यादा परेशान होंगे। मैं थी क्या आपके लिए? फना बुदबुदाते हुए रोने लग जाती है। आपको तो छुटकारा ही मिल गया है मुझसे, इतनी देर हो चुकी है, आए नहीं हो। मुझे भूख भी लगी हुई है सर, आप कितने बुरे हो। आपकी बीवी है तो क्या हुआ, आपने इतना सारा वक्त मेरे साथ भी तो गुजारा है ना। मुझे यहाँ पर लेकर आए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे यहाँ से ले जाने की। जरूर अपनी बीवी की बाहों में मर रहे होंगे। वो अपने ही मन में इमेजिन करने लग जाती है विक्रम को किसी और लड़की के साथ। तभी फना सिर झटक देती है। नहीं नहीं फना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अभी उस किडनैपर ने खुद कहा ना कि विक्रम भारद्वाज तुझे ढूंढ रहा है, फिर वो अभी तक मुझ तक पहुंचे कैसे नहीं? फना खुद से ही सवाल करती है। मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं सर, उन्हें तो छुटकारा मिल गया ना मुझसे, क्या मैं ज्यादा तंग करती थी? गलती सारी उनकी है। फना, तू क्यों इतना उनके बारे में सोच रही है? वो तो धोखेबाज है ना, तूने देखा नहीं? वो तेरे पीठ पीछे कैसे दूसरी औरत से छुप छुप कर मिल रहे थे और उसे किस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फोरहेड पर ही तो किस किया था, हम अपनी फ्रेंड को भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन कोई अपनी फ्रेंड से रात को चुपके से नहीं मिलता है। फना खुद से ये सवाल करती है और खुद ही जवाब दे रही थी। फना का रोना निकल जाता है उस पल को याद कर जब उसे पता चला कि विक्रम किसी और के करीब जा रहा है। विक्रम ने उस औरत के फोरहेड पर किस किया था। मैं आपका कोई इंतजार नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। आप मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, मुझे बिना बताए। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है कि मैं घर वापस जा सकूं और आपकी वजह से ही मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। तो मुझे जल्दी से लेने के लिए आ जाओ। फना गुस्से में ही बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि कोई है जो काफी देर से ही उसे खड़ा होकर घूर रहा है और उसके बड़बड़ाहट को सुन रहा है। उस आदमी की भौहें तनी हुई थीं। वो अपने हाथ में चिकन कब्स का बॉक्स लेकर खड़ा हुआ था, जो पहले से ही कुक्ड थे। क्या ये लड़की पागल है जो खुद से ही बातें कर रही है? किडनैपर जब कमरे में एंटर हो रहा था, तब उसने बड़बड़ाने की आवाज सुनी, तो उसे लगा कि कमरे के अंदर फना के सिवा कोई और भी है, इसलिए वो सतर्क हो गया था। लेकिन जब वो कमरे में इंटर होता है और देखता है कि ये लड़की खुद से ही बातें कर रही है, काफी देर तक तो उसे ऐसा लगता है कि इसके कान में हेडफोन लगा है और ये किसी को कुछ बता रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसे लगता है कि शायद कमरे के अंदर कोई है। उसका ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि कमरे में भी कोई नहीं था। इसका मतलब है कि ये लड़की वाकई में अनाइंग है। ओएमजी, मैंने तो विक्रम भारद्वाज की सबसे कीमती चीज को किडनैप किया था, उसके बच्चे को नहीं। उसे इतने एफर्ट्स डालने होंगे इस लड़की के पीछे, उसने कभी नहीं सोचा था। वो यहाँ पर इसे भूखी प्यासी मरने के लिए भी छोड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि फना की बेवकूफियां उसे इंटरटेन कर रही थीं।
वो बेड पर आकर बैठ जाता है। तभी फना अपने होश में आती है और वो गुस्से से बोली, तुम अभी भी यहाँ से गए नहीं। तभी फना की नजर जाती है उसे किडनैपर के हाथ में पकड़े हुए चिकन कब्स पर, जिन्हें देखकर उसके मुंह से पानी बहने लग जाता है। किडनैपर ने भी देख लिया था कि फना को कितनी भूख लगी हुई है और वो खाने के लिए मरी जा रही है। वही वो किडनैपर फना को दिखाते हुए चिकन कब्स खाने लग जाता है। फना अपना चेहरा इधर उधर करती है। यही इसकी चाल है फना, तुझे इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दिखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। फना का पेट वापस से आवाज करने लग जाता है और उसका रोना निकल आता है, क्योंकि वाकई में वो भूख से तड़प रही थी। फना को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर उस डार्क आईज वाले आदमी ने कहा, कांच की गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मैं कांच की गुड़िया नहीं हूँ, समझे तुम? फना गुस्से से चिल्ला देती है, मुझसे बात मत करो। तुम किडनैपर हो ना, तो यहाँ से जाकर तुम बाहर क्यों नहीं खाते? मुझे दिखा दिखाकर खाने का क्या मतलब है? तुम क्या किडनैपर बनोगे? इस पर वो आदमी हैरान हो जाता है और वो फना को देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेता है। ये मेरा घर है, मेरा जैसे दिल करेगा मैं वहां पर बैठकर खा सकता हूँ। तुम क्यों देख रही हो? तुम दूसरी तरफ भी देख सकती हो। इस कमरे से मैं बाहर नहीं जा सकती, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। फना चिड़चिड़ा गई थी, क्योंकि भूख की वजह से उसका खून खौल रहा था। किडनैपर ने फना को देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ? तुम पर नजर रखना जरूरी है। तुम अगर यहाँ से भाग गई तो तुम्हारे हाथ पैर काटने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ये सुनकर फना डर जाती है। तभी वो किडनैपर फना के चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें भूख लगी है? मुझे भूख नहीं लगी है, नहीं लगी है मुझे भूख, समझे तुम? तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खाने लग जाऊंगी? तुम बस दिखावा कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊं। ठीक है, मत खाओ। किडनैपर ने इतना कहा और उसके बाद वो चिकन कब्स खाने लग जाता है। पर वही फना रोना शुरू कर देती है। अब तुम रो क्यों रही हो? तुमने ही तो कहा कि तुम्हें भूख नहीं लगी है। तुम मुझे ऑफर भी तो कर सकते हो ना। तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। हमें हमेशा खाना बांटकर खाना चाहिए। किसने ये रूल बनाया कि खाना हमेशा हमें मिल बांट कर ही खाना चाहिए? उस डार्क आईज वाले आदमी ने जैसे ही फना से ये सवाल किया, फना चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। उसे ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर किडनैपर को हंसी आ जाती है और वो तंग आकर फना के मुंह में चिकन क्यूब को ठुस देता है। चिकन कब्ज से फना का मुंह बंद हो गया था और फना की आंखें चौड़ी हो जाती है। मुंह बंद करो और चुपचाप खाओ ड्रामा क्वीन। फना चिकन कब्स खाते हुए शांत हो जाती है। अब तुम्हें नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा? अगर तुमने इसमें कुछ मिलाया होता तो तुम खुद नहीं खाते। फना इतना बोलती है और उसके बाद चुपचाप खाना शुरू कर देती है। फना को ऐसे तड़प कर खाते हुए देखकर किडनैपर को रियलाइज होता है कि वाकई में ये लड़की भूखी है। फना को ऐसे बच्चों की तरह खाते हुए देखकर वो बस मुस्कुरा देता है। तुम मुझे नजर लगना बंद करो। अगर इतनी भूख लगी है तो जाकर दूसरा लेकर खा सकते हो। फना गुस्से से बोलती है और उसके बाद वो पलट जाती है ताकि किडनैपर उसे न देख सके। वही किडनैपर की आंखें तो छोटी छोटी हो जाती हैं। ये लड़की कितनी शरारती है और उतनी ही बदमाश और नौटंकीबाज। थोड़ी देर के बाद फना खाने के बाद वहीं पर सिकुड़ कर सो जाती है। तो किडनैपर वापस कमरे में आता है और फना को देखता है। उसके बाद वो उसके ऊपर कंबल डाल देता है, क्योंकि वो ठंड से कांप रही थी। उसके मोटे मोटे गालों को देखते हुए उसकी नजर जाती है चिकन कब्स पर, जिसे फना ने पूरा फिनिश कर दिया था। ये देखकर वो बस हल्का सा हंस देता है। हालांकि ये लड़की परेशान तो बहुत करती है, लेकिन इसकी ये हरकतें बोर नहीं होने देती। काफी दिलचस्प लगी थी उसे फना। अगली सुबह फना धीरे से सोकर उठती है और अंगड़ाई लेते हुए वो सामने बैठे आदमी को देखती है, जिससे वो दंग रह जाती है। क्या तुम रात को मेरे कमरे में ही रुके थे? वही वो किडनैपर कॉफी पी रहा था और अपने पैरों को क्रॉस कर कर बैठा था सोफे पर।
फना को देखते हुए उसने बस अपनी कोल्ड ट्यून में कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम, हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ जा रहे हो तुम मुझे लेकर? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते तुम? तुम यहाँ से जा भी नहीं सकती हो मेरी परमिशन के बिना। तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। नौकर वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाकर पहले नहाओगी तुम और उसके बाद कपड़े पहनोगी। फिर तुम ब्रेकफास्ट करोगी, उसके बाद अपने मुंह पर टेप लगाकर चुपचाप बैठ जाओगी। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानने वाली। मुझे नींद आ रही है, जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए फना बच्चों की तरह कंबल में छुप जाती है। फना को जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आती है, तो वो कंबल से अपना हल्का सा सर बाहर निकालकर देखती है, तो अभी भी किडनैपर वहीं पर बैठा हुआ था और गुस्से में चाकू निकाल लेता है और एकदम फना के ऊपर कूद जाता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है और वो डर के कारण रोने लग जाती है। ओके ओके, मैं सब कुछ करूंगी, प्लीज मुझे मारना मत। तभी वो किडनैपर गुस्से में फना को कंबल से खींचता है और फिर उसे ले जाकर बाथरूम के बाटब में डूबा देता है। जल्दी करो! वही फना तो कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठंडा पानी जैसे ही उसके शरीर को छूता है और वो किडनैपर भी गीला हो जाता है। फना की इस हरकत से वो इरिटेट हो जाता है। वो फना को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फना ठंड से कांपते हुए मन ही मन गुस्से से गाली देना शुरू कर देती है। कुछ नौकरानी आती है और वो फना की मदद करती है। इस तरफ विक्रम के आदमी उसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि उन्हें पता चला है कार्निवल ने इंडोनेशिया की फ्लाइट बुक की है। हमें रिपोर्ट मिली है कि वो आज इंडोनेशिया जा रहा है और उसके साथ कोई और भी है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। उसने 2 टिकट्स बुक करवाई है, वो अकेला नहीं जा रहा है। ये सुनने के बाद विक्रम ने गुस्से से कहा, कार्निवल, अगर ये तुम हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने गुनाह किया है, गलती नहीं। नजर रखो इस पर। विक्रम सिगरेट की कश भरते हुए बोलता है। विक्रम की हालत देखकर अब तो उसके आदमियों को भी पता चल चुका था कि वो लड़की बॉस की मिस्ट्रेस नहीं, बल्कि शायद उनकी जान है। सबको पता चल चुका था विक्रम उस लड़की के लिए क्या फील करता है। विक्रम की दीवानगी हर किसी ने देख ली थी। विक्रम के सबसे खास आदमी विक्रांत राठौर को भी ये खबर मिल चुकी थी कि उसके बॉस की गुड़िया गायब हो गई है। विक्रांत से बेहतर कौन जान सकता है कि विक्रम उस लड़की के लिए क्या फील करता है, भले ही एक्सेप्ट ना करें कभी। विक्रांत राठौर इंडिया में था और उसके बॉस ने उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम दिया था, जिसे करने में वो बिजी था। उसका फोकस अभी सिर्फ उस काम में था। इधर फना को तैयार कर दिया जाता है। फना ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी। तभी वो किडनैपर गुस्से में फना के बाल पकड़ता है और जबरदस्ती उसे खिलाने लग जाता है। फना उल्टी कर देती है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फना को जोर से डांटता है, जिससे फना फुट फुट कर रोने लग जाती है। अगर तुमने अपना ये मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने बॉक्सर को खिला दूंगा। उसे चिकन खाना बहुत पसंद है। तुम्हारी बॉडी में तो अच्छा खासा मांस भी है। फना को धमकाने के बाद वो जबरदस्ती उसको खाना खिलाता है। फना बेहोश हो जाती है। किडनैपर उसे उठाता है और उसे लेकर एक कमरे में जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है और अपनी कार की तरफ चला जाता है। उसने फना को कार के अंदर बैठा दिया और खुद भी कार में बैठते हुए फना को अपनी गोद में खींच लेता है। फना बेहोश थी और उसने फना के चेहरे पर मास्क लगा दिया था। इधर विक्रम भी अपनी कार में बैठा हुआ था। वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें सर्द थीं। विक्रम ने न जाने कितने ही सिगरेट के बर्ड्स एस्ट्रो में बुझा दिए थे। इधर फना तो उस किडनैपर की गोद में बैठी हुई थी, बेहोश। उसे कोई होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वही वो किडनैपर फना के चेहरे को देखने लग जाता है। कितनी मासूम लग रही थी, लेकिन कितनी तेज चिल्लाती है। 2 दिन सिर्फ वही जानता है कि उसने इस लड़की को कैसे संभाला है। अब तुम उसके पास जाओगी, जिसके लिए तुम्हें किडनैप किया गया था। तुम जिसकी असली अमानत हो, उसके पास जाओगी। मेरा काम यहीं से खत्म हो जाएगा।
वो याद करने लग जाता है कि इन 2 दिनों में फना ने उसे परेशान तो बहुत किया था, लेकिन उतना ही उसे हंसाया भी था। वो कब इतना खुश हुआ था? फना एक ऐसी लड़की थी जिसके आसपास कोई दुखी नहीं रह सकता। कोई ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। उसकी मासूम सी शक्ल और उसका बच्चों सा दिमाग। तुम आखिर विक्रम भारद्वाज के हाथ लगी कैसे? कहाँ थी तुम जो उसे मिल गई? वो आदमी हर चीज में लकी कैसे हो सकता है? दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसके पास ही क्यों होती है? किडनैपर अपनी गोद में फना को लेकर बैठा हुआ था और फना की भारी सांस जब उसकी गर्दन के आसपास उसे महसूस होती है, तब उसे पता चलता है कि ये लड़की सो चुकी है। फना पहले ड्रग्स के नशे की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन सोई नहीं थी। विक्रम भारद्वाज को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज क्यों मिल जाती है? क्यों इतना लकी है ये आदमी? आखिर तुम में ऐसा क्या खास है जो सबको तुम चाहिए? तुम्हें वहां तक पहुंचाने में मुझे मेरी जान देनी पड़ सकती है। आखिर ये लड़की क्यों चाहिए उसे? कौन है इसके पीछे जो इसे पाना चाहता है? फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी और उसके अंदर एक आदमी एक लड़की के साथ कार्नर सीट पर बैठा हुआ था। उस लड़की के फेस को उसने ढक दिया था और उसकी पूरी बॉडी को ब्लैक कलर के क्लॉथ से कवर कर दिया था। जैसे ही वो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, उसी वक्त पर वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट के कारण फ्लाइट को 30 मिनट के लिए होल्ड कर दिया जाता है, जिससे वो आदमी की आंखें सख्त हो जाती हैं और वो अपने बगल में बैठी हुई लड़की, जो कि सो चुकी थी, उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि वो दोनों न्यू मैरिड कपल हो और एक दूसरे से रोमांस कर रहे हो। अचानक से उस फ्लाइट के अंदर से सभी शख्स को बाहर निकालने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ्लाइट के अंदर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के सूट पहना हुआ था। एयर होस्टेस एक लाइन में खड़ी हो गई थी। उसी वक्त विक्रम फ्लाइट के अंदर एंट्री लेता है और उसकी नजर कार्नर सीट पर जाती है, जो लास्ट में थी, जिसके अंदर वो आदमी बैठा हुआ था और उसकी गोद में मौजूद एक लड़की थी। विक्रम गुस्से से उस कॉर्नर वाली सीट के पास जाता है और अपनी गन निकलकर उस आदमी के फॉरहेड पर पॉइंट कर देता है। वो लड़की का हाथ देखता है, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है कि ये ब्रेसलेट तो उसकी बेबी डॉल का है। ये वही रिंग थी जो विक्रम ने फना को गिफ्ट में दी थी। विक्रम जल्दी से फना को उस आदमी से छीन लेता है। विक्रम के आदमी उस आदमी को घुटनों के बल बैठा देते हैं और उसके ऊपर वो लोग गन पॉइंट कर देते हैं। विक्रम जल्दी से फना के चेहरे से उस नकाब को हटाता है तो दंग रह जाता है। तभी उस किडनैपर की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ, मिली नहीं तुम्हारी बेबी डॉल तुम्हें? इसे देखकर डिसअपॉइंट हो गए? विक्रम गुस्से से उस आदमी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खींचकर उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, कहाँ गई वो? कहाँ है मेरी डॉल? लेकिन वो आदमी कुछ बोलता नहीं है। वो बस जोर जोर से हंस रहा था। तुम उससे कभी नहीं मिल सकते। उसे जहां जाना था वो जा चुकी है। विक्रम का खून खौल जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो वहीं पर उस आदमी को पीटने लग जाता है। कार्निवल कहाँ है? विक्रम गुस्से से पूछता है और उस आदमी के मुंह में गन डाल देता है और बोला, अगर तूने अभी नहीं बताया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कार्निवल तेरी कांच की गुड़िया के साथ फरार हो गया। ऐसा बोलते हुए वो फिर एक बार हंसने लग जाता है। उसकी वो हंसी विक्रम को गुस्सा दिला रही थी। समुद्र के बीच में व्हाइट शिप ओशन के अंदर एक लड़की बेड पर सो रही थी। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके पीछे से दूसरे आदमी ने आते हुए कहा, तुम अब उसे जाकर देख सकते हो, मैं उसे लेकर आ गया। तुम्हें मालूम भी है कि उसे यहाँ तक लाने में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। विक्रम भारद्वाज हाथ होकर मेरे पीछे पड़ चुका है। मैं कभी भी उसके हाथों मारा जा सकता हूँ। कार्निवल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मानना पड़ेगा कि तुम अपनी जुबान के पक्के हो। वो आदमी व्हाइट शर्ट में था जो कार्निवल से बात कर रहा था। कार्निवल वही किडनैपर था जिसने फना को 2 दिन तक अपने घर में रखा हुआ था और यहाँ तक फना को लाने में वही जानता था कि उसे कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था।
और सबसे बड़ी वॉल तो उसके सामने खड़ी थी, विक्रम भारद्वाज। वो आदमी सिगरेट के कश भरते हुए समुद्र को देख रहा था, जैसे कि उसकी गहराइयां को नापने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसकी आंखों में कई राज दफन थे। उसकी नीली आंखें इस वक्त समुद्र में जा रही मछलियों में पर थीं। उसकी शर्ट खुली हुई थी, जिससे उसकी बॉडी रिवील हो रही थी, और वो किसी रिबेल की तरह खड़ा हुआ था। तुम अब यहां से जा सकते हो, कार्निवल। कार्निवल ने एक नजर उस आदमी की बैग को देखते हुए सर घुमाकर रूम की तरफ देखा और बोला, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? नो, वो किसी और की अमानत है। उस नीली आंखों वाले आदमी ने जैसे ही ये कहा, कार्निवल हैरान हो जाता है। व्हाट? अमानत? इसका मतलब है कि तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। ये कांच की गुड़िया आखिर किसकी अमानत है? कार्निवल अपनी क्यूट सी वॉइस में पूछता है। कांच की गुड़िया? कार्निवल, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भूल जाओ इसे और दोबारा कभी इसके आसपास भी मत भटकना, वरना अपनी जान से हाथ को बैठोगे। पर कार्निवल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फना अभी कितनी छोटी है, उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। इस लड़की को तो ये भी नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है। उसे फना की फिक्र होने लगती है। व्हाइट शर्ट वाला आदमी अंदर जाता है और उसकी नजर जाती है बेड पर। फना डरे हुए बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। व्हाइट शर्ट वाला शख्स जाकर फना के बगल में बैठ जाता है और फिर उसके बालों को हाथ से सहलाते हुए बोला, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। कार्निवल भी अंदर आ जाता है, वो भी देखता है फना को अब तक होश क्यों नहीं आया। जैसे ही अपनी दबंग आवाज में व्हाइट शर्ट वाला आदमी ये पूछता है, इस पर जवाब देते हुए कार्निवल बोलता है, उसे ड्रग्स दिए थे, सिर्फ बेहोश करने के लिए। थोड़ी देर में ही होश में आ जाएगी। वो शायद सो रही है। ड्रग का असर खत्म भी हो गया होगा। बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। हम गुड। तुम गए नहीं, कार्निवल। जाओ अब यहाँ से। कार्निवल के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो फना के चेहरे को देखता है। जब ये सोकर उठेगी और अपने आप को अनजान जगह पर देखेगी तो कितना रोएगी। तुम मुझे इतना तो बता सकते हो कि इस कहाँ भेजने वाले हो? ऐसे ही ये सब? सवाल किया। तभी उसे धीमे से हंसने की आवाज आती है। फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी? फिक्र मत करो, ये सही जगह पर आई है। फना धीरे से अपनी आंखें मलती है और फिर बैठ जाती है उठकर। फिर अंगड़ाई लेते हुए उबासी लेती है और फिर बोली, भूख लगी है सर, मुझे खाना दो। फना अपनी आंखें बंद किए हुए ही चिल्लाती है, सर, मुझे भूखी लगी है, खाना दो ना। फना अपनी बाहें फैला देती है। फना की इस क्रिया को कार्निवल अपनी फटी आंखों से देख रहा था और व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने भी फना का एक्शन देखा और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। सर, कहाँ हो आप? फना नींद में बुदबुदाई। विक्रम रोज सुबह फना को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाता था और फना को लग रहा था कि वो सुबह सुबह सोकर उठी है। कार्निवल ने फना की इस प्यारी सी हरकत को देखकर कहा, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम कहाँ हो। तुम्हारा सर नहीं है यहाँ पर? फना की भौहें उचक जाती हैं। सर, आपकी आवाज बदल गई है। आपने रात में कुछ गलत खा लिया था क्या? वही व्हाइट शर्ट वाला आदमी फना के खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए उसकी हरकतों को नोटिस करने लगता है। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वो खुद को एक कमरे में देखती है और दो अनजान आदमियों के बीच में, डर की वजह से उसकी चीख निकल जाती है। उसे एकदम से होश आ जाता है कि वो विक्रम के पास नहीं है। उसका किडनैप हो गया था। इसका मतलब है कि वो सपना देख रही थी अभी तक। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कार्निवल को तो फना पहचान जाती है, लेकिन ये आदमी कौन है जो उसके बगल में बैठा हुआ है? फना को ऐसे रोते हुए देखकर व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने कहा, डोंट क्राई। फना का शरीर थर थर कांप रहा था। व्हाइट शर्ट वाला आदमी जैसे ही फना को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, फना डर के मारे जोर से चिल्लाती है और बेड से कूद जाती है। वो उस आदमी को धकेल देती है और बाहर की तरफ भागती है। जब वो भागते हुए कॉर्नर में पहुंचती है तो वो खुद को समुद्र के बीच में पाती है। फना के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और अचानक से उसे सांस आना बंद हो जाता है। उसे ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है और वो हांफने लगती है।
वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जोर जोर से सांस लेने लगती है। कार्निवल फना के पीछे ही भागा था। उसे डर था कि कहीं ये लड़की जंप ना मार दे शिप से। तभी वो देखता है कि फना सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो भागकर फना के पास आता है और उसे उठाकर वापस कमरे में आ जाता है। व्हाइट शर्ट वाला आदमी फना के लिए जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लेकर आता है और फिर उसके मुंह पर लगा देता है, जिससे फना ऑक्सीजन मास्क पहनते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके पलकें फड़फड़ाने लगी थीं और उसकी आंखें उल्टी हो गई थीं। फना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ पर है, वो कहाँ फंस गई है, उसे कहाँ लेकर आया गया है। वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती। उसके साथ हो क्या रहा है आखिर? क्या वो कोई बुरा सपना देख रही है तो ये सपना जल्दी से खत्म हो जाए। उसे विक्रम के पास जाना था। तभी उस व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने फना का हाथ पकड़ लिया और बोला, शांत हो जाओ तुम, यहाँ पर तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। फना छटपटाते हुए सांस लेती है। धीरे धीरे करके फना की आंखें बंद हो जाती है। कार्निवल गहरी सांस लेता है और वो बोला, ये अभी बहुत छोटी है, प्लीज इसके साथ सख्ती से पेश मत आना, और इसे समझ में नहीं आता कि कब क्या बोलना होता है। इसे जब तक होश नहीं आ जाता मैं यहाँ पर रुकूंगा। तभी उस व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए कार्निवल, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। शट अप, तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी डिसीजन मुझ पर थोप रहे हो तुम। वो फना को ब्लैंकेट से ढक देता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई 2 दिन में तुम्हें? इससे दिल लगी हो गई है क्या दोस्त? लड़की को छोड़कर जा नहीं पा रहे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी छोटी है ये, कैसे छोड़कर चला जाऊं मैं इसे? तुम मुझे बताना भी नहीं चाहते हो कि तुम किस सौंपने वाले हो इसे। लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? मैंने तो सुना है कि तुम बस अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हो। उसके बाद तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि उस लड़की का क्या करता है कोई। फिर इसके लिए इतनी फिक्र और हमदर्दी क्यों हो रही है? मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट जरूर लिया था, लेकिन ये बहुत इनोसेंट है और डर जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे नुकसान पहुंचाओ। अगर इसे किसी गलत हाथ में सौंपने वाले हो तुम, तो क्या? कार्निवल! कार्निवल अपने होंठ भींच लेता है। 1 घंटे बाद अब उस कमरे में व्हाइट शर्ट वाला आदमी बैठा हुआ फना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम तो अभी भी वैसे ही दिखती हो। कितनी बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें ढूंढने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, और तुम मिली भी तो किसके हाथ में? आखिर वो तुम्हारे तक पहुंचा कैसे? तुम्हारी जिंदगी में आया कैसे? जल्द ही तुम अपनी मंजिल पर होगी, पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दो। प्रिंसेस, अब आप अपने उस मुकाम पर जाने वाली हैं जहां पर आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। कंग्रेचुलेशंस। उस वक्त उस आदमी को कॉल आता है और वो अपनी कॉल को पिक करता है। उसके बाद फोन पर बात करते हुए बोला, वो आ चुकी है, मैं उसे जल्दी आपके पास लेकर पहुंच रहा हूँ। बस कुछ वक्त का इंतजार करिए, फिर आप उसे देख पाएंगे। हाँ, वो बड़ी हो चुकी है और बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, उसे कोई चोट नहीं लगी है, फिक्र मत करिए, वो सही सलामत है। वो बस घबरा गई थी, जिस वजह से पैनिक कर रही थी। आप फिक्र मत करिए, मुझे उस आदमी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला कर लूंगा। वो अब भी फोन पर बात ही कर रहा था कि तभी अचानक से उसे बाहर आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं और वो अपना फोन पिक कर बाहर भागता है। उसका फोन अभी भी ऑन था। फोन पर कुछ बोल रहा था। जैसे ही वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी बाहर देखता है, वो हैरान हो जाता है। उसकी शिप के ऊपर चॉपर थे। एक नहीं, दो नहीं, 6 चॉपर। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिससे वो आदमी चिल्लाता है, शिट! ये यहाँ पर कैसे पहुंचा? यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, इस वजह से वो अपने स्पेशल फोन से सिर्फ कॉल कर सकता है और कोई भी चीज यहाँ पर वर्क नहीं करती, क्योंकि वो लोग समुद्र की बहुत गहराई तक पहुंच गए थे। धीरे धीरे कर एक चॉपर उस शिप के करीब आता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। विक्रम भारद्वाज। विक्रम भारद्वाज कॉपर के एग्जिट पर खड़ा हुआ था। उसके बाल उड़ रहे थे। उसकी आंखें इस वक्त खूंखार लग रही थी। व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने अपनी फटी आंखों से विक्रम को देखा।
ये यहाँ पर पहुंच कैसे? विक्रम भारद्वाज चोपर से नीचे जंप मारता है। विक्रम की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। उसके हाथ में AK-47 था, जिसे वो व्हाइट शर्ट वाले आदमी के ऊपर पॉइंट करते हुए अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, मेरी बेबी डॉल को कहाँ रखा है? विक्रम उसे आदमी को शूट करने वाला था। इधर फना, जो अभी तक बेहोशी की हालत में थी, इतने शोर शराबे के बीच में वो हिलने लगती है। फना को लगता है कि उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना तुझे समझ बाहर की तरफ भागती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो विक्रम को देखती है। फना जोर से चिल्लाती है, सर! उसी वक्त विक्रम की नजर फना पर जाती है। 2 दिन बाद अपनी मोटू बेबी डॉल को देखने के बाद विक्रम के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। विक्रम की उंगलियां कांप जाती हैं। मेरा मोटू! फना के होंठ कांपने लग जाते हैं। उसका पूरा शरीर थरथराने लग जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बोल नहीं पाई, क्योंकि वो इमोशनल हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि विक्रम उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ जाएगा। विक्रम अपनी रोती हुई बेबी डॉल को देखते हुए न में सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। फना बिना सोच समझे विक्रम की तरह भागती है। तभी बीच में व्हाइट शर्ट वाला आदमी फना का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम उसके पास नहीं जा सकती। विक्रम गुस्से से उस व्हाइट शर्ट वाले आदमी को देखता है। तभी फना उस व्हाइट शर्ट वाले आदमी का हाथ चबा लेती है और गुस्से में उसे दूर धकेलकर विक्रम की तरफ भाग जाती है। फना सीधा जाकर विक्रम के सीने से चिपक जाती है और विक्रम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके हाथ से एक चौवन छूटकर नीचे गिर जाती है। इस वक्त विक्रम की बाहों में उसकी जिंदगी थी। फना के सीने से लगते ही विक्रम की आंखें बंद हो जाती हैं, मानो उसे दुनिया भर का सुकून सिमटकर उसकी बाहों में आ गया हो। ये 2 दिन की तड़प 45 घंटे 13 मिनट और 5 सेकंड दूर था, वो फना से। फना विक्रम को पकड़कर फूट फूट कर रोने लग जाती है। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। विक्रम फना को उठा लेता है। फना भी विक्रम को पकड़कर लटक जाती है और जोर जोर से रोते हुए बोली, आप कहाँ रह गए थे सर? मैं आपको कितना मिस कर रही थी। मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए। विक्रम अपनी बेबी डॉल को और कसकर बाहों में भर लेता है। इस वक्त विक्रम जो फील कर रहा था, वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। ये फीलिंग इतनी अनाइंग थी, जो विक्रम ने आज से पहले कभी भी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। ये ऐसी तड़प थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन फना को अपने सीने से लगाते ही जैसे सब कुछ शांत सा हो गया था, एक समुद्र की गहराई तक। विक्रम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। विक्रम अपनी मोटी बेबी डॉल के फेस को थामता है और उसके पूरे फेस पर एक के बाद एक बिना रुके किस कर देता है, वो भी इतनी जोर जोर से जैसे कि वो फना को खा ही जाएगा। विक्रम की हरकत पर सभी ने उन दोनों को देखना बंद कर दिया। उसी वक्त कोई समुद्र से नीचे कूद जाता है। उसी वक्त विक्रम के आदमी विक्रम को अलर्ट करते हुए बोला, बॉस, वो भाग गया। लेकिन विक्रम भारद्वाज तो उनकी सुनता भी नहीं है। विक्रम भारद्वाज का सबसे खास आदमी गोनी सबको हाथ दिखाकर बस शांत रहने को बोलता है। फना फूट फूट कर रोने लगती है, पर अब वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। विक्रम भारद्वाज ने अपनी मोटू बेबी डॉल के गालों को अपने हाथों में भर लिया और फिर उसके माथे को चूम लिया। उसने फना को इतनी बार किस कर दिया था कि फना का पूरा चेहरा ही लाल हो गया था, विक्रम की डेस्परेट किसेस की वजह से। आधा घंटा होने को आ गया था। विक्रम को कोई होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फना भी विक्रम की बाहों में सुकून से अपनी आंखें बंद कर चुपचाप उसकी बाहों में समाई हुई थी। एक साथ डर, उम्मीद, तड़प, बेचैनी, सुकून, उतावलापन, उत्तेजना, इतनी सारी भावनाएं उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। फना विक्रम के आदमियों को देखती है, जो उन दोनों से नजरें फेर कर खड़े हुए थे। गोनी उन दोनों को देख रहा था। फना टुकुर टुकुर गोनी को देखती है। सिर्फ इस लड़की की वजह से वो लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं। उनके बॉस ने उन लोगों की बैंड बजा रखी थी। ये लड़की की वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी और अब जाकर वो चैन से सो सकेंगे।
बॉस की गुड़िया कितनी मासूम दिखती है, ये लड़की मिस्ट्रेस तो नहीं है। ये तो वो लोग समझ गए थे। विक्रम के दिल में इस लड़की की जगह सबसे ऊपर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपना सारा काम छोड़कर इस लड़की को ढूंढने में नहीं लग जाता है। जिस तरीके से विक्रम ने पूरे धंधे को हिला दिया था, इसकी वजह से फना उनकी होने वाली लेडी बॉस हो सकती है। फना सिर ऊपर करके विक्रम का चेहरा देखती है। अभी तक विक्रम ने एक शब्द से नहीं कहा था। फना जब हिलती है तब फना को सिर नीचे करके विक्रम देखता है। थोड़ी देर बाद चॉपर के अंदर विक्रम ने फना को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। फना भी विक्रम के सीने से लगकर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने विक्रम को कसकर पकड़ हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। विक्रम ने भी अपनी बेबी डॉल को कसकर अपनी बाहों में भर रखा था। फना भी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप से लेटी लेटी वापस से सो जाती है। विक्रम अपनी बेबी डॉल को लेकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। वहां पर फना का टेस्ट हो रहा था। फना बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर की टीम उसके आसपास उसके साथ कुछ तो कर रही थी। असल में विक्रम फना का ड्रग्स टेस्ट करवा रहा था। उन लोगों ने उसकी बेबी डॉल को कोई ऐसी चीज तो नहीं खिला दी जिससे उसको आगे जाकर प्रॉब्लम हो। विक्रम अपनी मोटू बेबी डॉल को लेकर कोई भी रिस्क नहीं चाहता। वही फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अंगड़ाई लेते हुए टुकुर टुकुर सबको देखती है। वो जोर से चिल्लाती है, आह सर! विक्रम जो फोन पर बात कर रहा था, वो जैसे ही अपनी मोटो की चीख सुनता है, वो जल्दी से अंदर आता है और देखता है तो फना रोते हुए चिल्लाती है, सर! विक्रम फना के पास आता है और अपने मोटू को अपनी गोद में उठा लेता है। फना भी विक्रम से चिपक जाती है। वो अपने पैरों को उसकी कमर पर होल्ड करते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और हम हैं कहाँ पर? मेरा मोटू बच्चा उठ गई तुम, फना बुदबुदाई। विक्रम फना के बालों को उसके कान के पीछे करता है। फना ने पहले ये नोटिस नहीं किया, लेकिन विक्रम ने उस दिन जो शर्ट पहनी हुई थी, वही अब पहनी हुई है। फना विक्रम के चेहरे को अपनी पतली उंगलियों से टच करते हुए बोली, सर, आपकी बियर्ड बढ़ गई है। मोटू, विक्रम स्माइल करते हुए बोलता है और वो फना को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों जाते हैं रिजॉर्ट। विक्रम अपनी बेबी डॉल को नहला रहा था। उसके बालों में शैम्पू करते हुए बोला, मोटू बेबी डॉल, उसने तुम्हें मारा था? उसने तुम्हें हिट किया? विक्रम गुस्से से पूछता है। फना बुदबुदाते हुए बोली, नहीं सर, उसने मुझे मारा नहीं था। वो तो मेरी केयर कर रहा था। केयर? व्हाट? विक्रम की भौहें उचक जाती है। हम वो तुम्हारी केयर कैसे कर रहा था, बेबी डॉल? विक्रम एकदम से बदल जाता है। फना पानी के अंदर झांग से खेलते हुए बोली, वो ना मुझे खाने के लिए दे रहा था और आपको पता है, उसने ना मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने ना ये भी सुना था जब ये व्हाइट शर्ट वाला आदमी ना मुझे लेकर कुछ बात कर रहा था, तब वो जो किडनैपर था उसने कहा था कि मैं बहुत मासूम हूँ। कम से कम ये तो बताओ कि ये किसकी अमानत है? विक्रम की आंखें सर्द हो जाती हैं और वो बाथटब से भरे झांग के बीच में अपनी बेबी डॉल के बालों में शैम्पू करते हुए बोला, हम उसने क्या किया तुम्हारे साथ? उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वो मुझे देखकर हंस रहा था, फना बुदबुदाई। मुझे लगता है कि वो किडनैपर अच्छा इंसान है। जरूर बेचारा किसी मजबूरी की वजह से किडनैपर बन गया होगा। फना के मुंह से किसी और आदमी की तारीफ सुनकर विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है। वो भी उस आदमी की तारीफ करे जिसने इसको किडनैप किया था। उसकी मोटो के पास वाकई में दिमाग नहीं है। इसे उस आदमी से नफरत करनी चाहिए, तो ये यहाँ पर आकर उसकी तरफदारी कर रही है। विक्रम गुस्से में अपनी बेबी डॉल के कान खींचते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर गुस्से में बोला, तुम मोटू, थोड़ा भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। कभी कभी तो उसे अपनी मोटू बेबी डॉल की बहुत फिक्र होती है। इसका क्या होगा आगे जाकर? उसके बिना तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसे गुमराह करना और बेवकूफ बनाना इतना आसान जो है। आह! सर, दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे, फना करहाते हुए बोली। विक्रम और फना दोनों बात ले रहे थे, एक ही टब में। विक्रम अपनी बेबी डॉल को अपने पास खींच लेता है
और फना को अपने ऊपर बैठाते हुए उसके आंखों के नीचे हल्का सी डबिंग करते हुए बोला, तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत है। फना विक्रम के सीने पर अपना सिर रख लेती है और धीरे धीरे कर बाथटब में अपने आप साफ पानी भरने लगा था, जिससे उन दोनों के बॉडी विजिबल होने लगी थी। दोनों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ऊपर से शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था और बाथटब में इतना क्लीन पानी देखकर फना विक्रम की चेस्ट पर अपने नाखूनों से ड्रा करते हुए धीरे से बोली, सर, आप मुझे ढूंढ रहे थे? विक्रम कोई जवाब नहीं देता है फना को। उस किडनैपर ने तुम्हारे साथ क्या किया है बेबी डॉल? तुम उसकी इतने साइड क्यों ले रही हो? विक्रम फना से गुस्से में पूछता है। उसके दिमाग में अब ये सब कुछ चल रहा था कि आखिर ऐसा भी उसकी बेबी डॉल के साथ उसने क्या किया है कि वो यहाँ पर आकर उसकी तरफदारी कर रही है, उसकी साइड ले रही है। उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है बेबी डॉल? विक्रम एग्रेसिव होकर पूछता है। क्या उसने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया या फिर गोद में बैठाया है? तुम्हें अपने हाथों से फीडिंग करवाई है? विक्रम फना से एक साथ अपने अंदर के गुस्से और खोलते हुए खून को शांत करते हुए सवाल करता है। क्योंकि विक्रम को अंदर से न जाने क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस वक्त फना का गला भी दबा सकता है। सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फना भोली सी सूरत बनाकर बोली। हाँ, उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया था और हाँ, उसने न मुझे गोद में भी बैठाया है। विक्रम की आंखें अब गहरी काली लाल हो जाती हैं और उसके दांत से कट कट की आवाज आने लग जाती है। उसने मुझे अपने हाथों से फीडिंग। अभी उसने इतना ही बोला था कि विक्रम की पकड़ उसकी कमर पर टाइट हो जाती है। आह सर, आप यह क्या कर रहे हो? दुख रहा है मुझको। फना विक्रम से शिकायत करते हुए बोली। बेबी डॉल, अपने शब्दों को पूरा करो। उसने तुम्हें अपने हाथों से फीडिंग करवाई? नहीं सर, उसने ना मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे मुंह में चिकन क्यूब ठूंस दिया था। फना गुस्से से बोली। उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन सुबह उठते ही उसको ना जाने क्या हो गया और ना उसने मुझे बहुत डांटा भी। उसके बाद उसने जबरदस्ती मुझे खाना खिलाया अपने हाथ से और फिर मुझे याद भी नहीं है। मैं बेहोश हो गई थी। मैं जब हल्के हल्के होश में थी तो मुझे याद है कि कार में बिठाकर वो मुझे कहीं लेकर जा रहा था और उसके बाद जब मुझे होश आता है तो मैं शिप पर थी। मैं वहां पर अनजान आदमी को देखकर बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे बेचा जा रहा है। मेरे शरीर से तो रूह ही निकल गई थी। मुझे लगा कि उसने मेरा सौदा कर दिया है किसी के साथ। बोलते बोलते फना का गला रूंध जाता है और वो फिर से रोने लग जाती है। किसी को मेरी परवाह नहीं है। आप भी मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। फना रोते हुए बड़बड़ाने लग जाती है। बेबी डॉल, उस रात तुम पैकिंग कर कर कहाँ जा रही थी? विक्रम ने ये सवाल फना के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा था। उसका ये शांत लहजा अचानक से फना को डरा देता है और वो रोना बंद कर देती है और घबराते हुए विक्रम को देखती है। तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे विक्रम उसे धोखा दे रहा था। फना गुस्से से विक्रम से दूर हो जाती है और फिर बोली, मैं आपको छोड़कर वापस जा रही थी इंडिया। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन क्यों? विक्रम ने गुस्से से पूछा। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो बेबी डॉल? मेरे पास आओ, सुनाई दिया तुम्हें? नहीं। फना बाथटब से निकलने लग जाती है। उसकी आंखों के सामने फिर से वो सीन घूम जाता है कि कैसे विक्रम उस लड़की को किस कर रहा था। विक्रम गुस्से से फना को पीछे से पकड़ लेता है और फिर उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की? सी, आप धोखेबाज हो, आप चीटर हो। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। फना फूट फूट कर रोते हुए बोली, आप एक बुरे इंसान हो। उस रात मैंने आपको किसी के साथ देखा। आप मुझे धोखा दे रहे थे। मेरे पीठ पीछे आप किसी और से चुपके चुपके मिलते हो। मुझे नफरत है आपसे। मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। विक्रम दंग रह जाता है, इसलिए उसकी मोटो अपनी पैकिंग कर रही थी और रोते हुए जा रही थी। छोड़ दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ कि वो आपकी बीवी है। धोखा दे रहे हैं आप। आप बहुत ही गंदे इंसान हैं। आप न जाने किसको किसको किस करते हो। मुझे आपसे घिन आती है। फना के शब्दों को सुनने के बाद विक्रम शॉक्ड रह जाता है।
उसी वक्त विक्रम फना को वापस से अपनी बाहों में कस लेता है। फना गुस्से में आकर छटपटाने लग जाती है, जिससे पानी उथल पुथल करने लगता है। उसी वक्त विक्रम की नजर जाती है फना के उभरे हुए उभारों पर, जो गोल गोल और बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। विक्रम की आंखों में अचानक से उत्तेजना दिखने लग जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाकर फना को टच करता है। फना गुस्से में विक्रम की आंखों को नोटिस करती है और उसी के हाथ को दूर झटकते हुए बोली, आप मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुए। आपका कोई हक नहीं बनता है मुझ पर। फना अपने रोती हुई आवाज में बोली, आपको बस मैं इसलिए चाहिए ताकि आप अपनी उत्तेजना को शांत कर सके। मैं कोई टॉय नहीं हूं आपका। इधर विक्रम को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो फना के उभरे हुए अंगों को देखकर बहक सा गया और उसके बाद वो बिना कुछ बोले फना के उभारों पर अपने होंठ रख देता है और किस कर लेता है वहां पर, जिससे फना की बॉडी में करंट दौड़ने लग जाता है। वो गुस्से में विक्रम को खुद से दूर कर देती है और बोली, भूल जाइए, नहीं दूंगी मैं आपको। लेकिन क्यों? आप जाइए अपनी बीवी के पास, आपके पास तो है ना, जिससे आप चोरी चोरी चुपके चुपके रात में मिलते हैं। मेरे पीठ पीछे उसके साथ तो आपको बहुत मजा आता होगा। किस कर रहे थे उसे, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। फना गुस्से में चिल्ला देती है। फना को इतना तड़पते हुए देखकर विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो फना के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, तो फना धम्म से विक्रम के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके उभरे हुए अंग विक्रम की चेस्ट से लग जाते हैं और इस पर ही फना मेल्ट हो जाती है शर्म से। फना गुस्से में विक्रम की चेस्ट पर जोर से काट लेती है और चिल्लाते हुए बोली, बंद करिए अपनी ये हरकतें। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और खून खौल रहा है मेरा। मुझे इंडिया जाना है। विक्रम फना से कुछ बोलता नहीं है। वो बस उसके बालों में अपने हाथ डालता है और उसका चेहरा एक झटके से ऊपर करता है, जिससे फना की आह निकल जाती है। विक्रम बिना कुछ बोले फना के होठों पर अपने होंठ रखता है और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। जिस तरीके से कार्निवल की तारीफ की थी, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी बेबी डॉल उससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है। ऐसा भी क्या जादू